हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वह एचपी पटवारी हो, एचपी पुलिस हो या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, जिसमें कि जो आपका एचपी जीके पूछा जाता है और इंग्लिश आपका हिंदी ग्रामर। तो आज हम आपके जो 10 क्वेश्चन आपके एचपी जीके के रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो आपके वो हिंदी ग्रामर के रहेंगे। तो वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। आपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अब आपका जो है 10 तारीख को 10 जुलाई को आपकी जो है वो वोटिंग हो गई है। तो अब 1-2 दिन में आपकी आचार संहिता भी ख़त्म हो जाएगी। फिर देखते हैं आपका कि ये जो वैकेंसी आपकी कब तक आउट हो जाती है। तो जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले तो आपका पुलिस और पटवारी का ही आपकी अपकमिंग में रहेगी। शायद आपका पुलिस या पटवारी के जो वो नेक्स्ट मंथ तक इसके फॉर्म भी फिल होने स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब आपकी वैकेंसी जो वो निकलनी है। तो आज जैसे आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। अब डेली ना हुआ करेंगे तो दूसरे दिन तो आपके लिए फुल मॉक टेस्ट कोशिश किया करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड हो। बेशक एक दिन के गैप के बाद, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश किया करूँगा और कोशिश करूँगा कि बीच में आपका इंग्लिश का भी साथ में चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश अपना जिला है, इसमें कौन सा जिला है जिसमें कि विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। तो वो कांगड़ा में है, बिलासपुर में है, शिमला में है, मंडी में है। तो बिलासपुर और शिमला तो आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। बचे दो, कौन, कांगड़ा या मंडी। तो ये जो विधानसभा की सीटें जो वो सबसे ज़्यादा जो वो किस में है, कांगड़ा में है। कितनी सीटें हैं, 15, ठीक है। तो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो आपके कांगड़ा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य जो वो चुने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के। तो ये 2 चुने जाते हैं, 4, 3 या 5। तो हिमाचल प्रदेश से जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं आपके 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरमौर जिले में उगाई जाने वाली किस फसल की एक किस्म लिंकन बॉन बिला है, ठीक है। तो सिरमौर जिले में उगाई जाने वाली किस फसल की एक किस्म जो है वो लिंकन बॉन बिला है। तो ये टमाटर की है, ठीक है, टमाटर की है या फिर आलू की है, मटर की है या कुट की है। तो ये जो आपका लिंकन बॉन बिला, ये जो आपकी ये मटर की किस्म है। किसकी, मटर की एक किस्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गड़ासुर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गड़ासुर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। शिमला में है, लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में है, चंबा में है। तो आपको पता है कि गड़ासुर हो गया, ठीक है, गड़ासुरू हो गया, खजियार हो गया, खजियार हो गया, मणिमहेश हो गया, मणिमहेश हो गया, ठीक है, लांबा हो गया। ये सारी झीलें आपकी जो अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी स्थित है। तो गड़ासुर झील हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर झील किस जिले में स्थित है। तो नागौर झील जो है शिमला में है, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में या चंबा में है। तो नागौर झील एक फेमस झील है जो कि आइस स्केटिंग के लिए जानी जाती है। तो ये नागौर झील जो ये किस जिले में स्थित है आपकी। तो ये है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो नागौर झील जो आपकी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लांबा झील किस जिले में स्थित है। तो अभी हमने पढ़ा है कि लांबा झील जो वो किस जिले में, गड़ासुर हो गई, लांबा हो गई, खजियार हो गई, मणिमहेश हो गई, ये सारी झीलें जो वो आपकी ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रनान झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चंद्रनान झील जो किस जिले में स्थित है, ये लाहौल स्पीति में है, सिरमौर में है, किन्नौर में है या शिमला में है। तो चंद्रनान झील ये किस जिले में स्थित है। तो चंद्रनान झील जो वो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी ये चंद्रनान झील स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि परशुराम ताल कहाँ पर स्थित है। तो परशुराम ताल जो वो निरमंड में है। निरमंड कहाँ पड़ता है आपका, ये कुल्लू में, ठीक है। तो निरमंड में है
या फिर मंडी में है, या रेणुका में है, या मनाली में है। तो परशुराम ताल, जो परशुराम ताल है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रेणुका में स्थित है, परशुराम ताल रेणुका, और रेणुका में स्थित है आपका ये परशुराम ताल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सरवालसर, ठीक है, सरवालसर और भृगु झीलें, सरवालसर और भृगु झीलें जो है ये किस जिले में स्थित होगी? किस जिले में स्थित है? सरवालसर और भृगु झीलें जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंडी में है, चंबा में है, कुल्लू में है, या शिमला में है? तो सरवालसर और भृगु झीलें जो आपकी ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपकी सरवालसर और भृगु झीलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील दशहर है, रेणुका है, गोविंद सागर है, या पराशर है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील जो आपकी वो गोविंद सागर है, गोविंद सागर जो है वो आपकी सबसे बड़ी झील है। और ये जो है ये मैन मेड झील है, ठीक है, मैन मेड जो है वो ये आपकी झील है। और जो आपकी रेणुका है ये आपकी प्राकृतिक है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके HPG के थे। अब आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी व्याकरण के रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी व्याकरण का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि रविंद्र में कौन सी संधि है? तो रविंद्र में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, या यान संधि हो जाएगी? तो रविंद्र, सबसे पहले आपने संधि विच्छेद कर लेना है। रविजमा इंदर, ठीक है, रविजमा इंदर, यहाँ से क्या आ गया आपका? छोटी ई आ गया, और यहाँ से क्या आ गया आपकी? छोटी ई। दोनों छोटी ई दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ी ई। जब दो स्वर जो है वो, ये ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन, जब दो सेम स्वर आपस में मिलकर अपना रूप जो है वो बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, दीर्घ कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, दीर्घ कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना संधि विच्छेद करना है। रविजम इंदर, यहाँ से छोटी ई आ गई, यहाँ से छोटी ई, और दोनों क्या बन गई? बड़ी ई बन गई। तो रविंद्र तब बनता है ये जब छोटी ई और बड़ी ई मिलते हैं आपस में, तब बनता है बड़ी ई वाला ये रविंद्र, ठीक है। तो पूछा गया कि रविंद्र में संधि कौन सी होगी? तो यहाँ से आपकी क्लियर होगा कि यहाँ पे संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि हो गई रविंद्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? दीर्घ संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का, या आपकी यान संधि का? तो नरेंद्र, तो फिर आपने संधि विच्छेद कर लेना, नरजम इंदर, ठीक है, नरजम इंदर। अब यहाँ से क्या आ गया? आ गया, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? छोटी ई आ गई, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं, तब बना आपका क्या? नरेंद्र। इन सब की आपको अगर आप अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद लग जाएगा पता कि यहाँ से क्या शब्द आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ से क्या वर्ण आ रहा है आपको, और यहाँ से क्या आ रहा है। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से छोटी ई आ गई, और दोनों मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं? ए। तो ये आपका कौन सी संधि में होता है? आपका ये जो रूल आपका जो होगा आपका गुण संधि में। कौन सी संधि में? गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि, ठीक है। तो नरेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो नर जम इंद्र दोनों मिलकर आपका नरेंद्र बनाते हैं। यहाँ से नर, यहाँ पे र, यहाँ से आ गए, यहाँ से छोटी ई आ गई, मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो ये नरेंद्र हो गया। नरेंद्र में संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अ, ई, उ कौन से स्वर है? ठीक है, तो ये ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, या प्लुत स्वर है? तो ये कौन से स्वर है? तो आपका अ हो गया, ठीक है, छोटा अ, छोटी ई और छोटा उ, ये कौन से स्वर आपके? ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, ये क्या है आपके? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आएगा आपका? ह्रस्व स्वर में आएगा छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ,
और आपका दीर्घ स्वर में क्या आएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है, और बड़ा ऊ। जो आपके बड़े होते वो ये आ गया आपके, और ए आ गया, ए आ गया, ओ आ गया, और औ आ गया। ये सारे आपके आएंगे दीर्घ स्वर में, ठीक है, ये आएंगे आपके दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण जो है वो ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी दोगुना समय लगता है, ठीक है, तो वो होते हैं आपके प्लुत स्वर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अ ई उ कौन से स्वर है, ये है आपके ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर है, ये आपका ह्रस्व स्वर, ये आपको पता लग गया होगा शायद। तो ये आपके ह्रस्व स्वर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ध वर्ण कौन से वर्ग में आता है, ध वर्ण। तो ध वर्ण, इसके लिए सबसे पहले आपको जो वो क वर्ग, जो आपकी जो व्यंजन वर्णमाला है, जो आपके स्पर्श व्यंजन है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से आपके कौन से हैं, तो ये आपके जैसे क वर्ग, जो आपकी पूरी सारणी जो आपको आनी चाहिए, क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। क वर्ग हो गया आपका, फिर आपका च वर्ग हो गया, ये सारे आपके वर्ग जो आपको आने चाहिए। फिर आपका ट वर्ग हो गया, ठीक है, फिर आपका त वर्ग हो गया, फिर आपका प वर्ग हो गया, ये सारे वर्ग आपको आने चाहिए। तो क वर्ग में क्या क्या आता है, क वर्ग में आपका आ जाएगा, क आ जाएगा, ख आ जाएगा, ग आ जाएगा, घ आ जाएगा, अंग आ जाएगा। क वर्ग में, च वर्ग में च आ गया आपका, ठीक है, छ आ गया, च आ गया, छ आ गया, ज आ गया आपका, झ आ गया। और अण्य का ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाला अण्य आता है, ठीक है। और ट वर्ग में आपका ट आ गया, ठ आ गया, ठीक है, ड आ गया, फिर आपका ढ आ गया, और अण्य ये वाला आता है इसमें। अब त वर्ग में आपका क्या क्या आता है, त आ गया, ठीक है, त आ गया, फिर आपका थ आ गया, द आ गया, फिर आपका ध आ गया, और न। फिर आपका प वर्ग आता है, तो प वर्ग में आपका प, फ, ठीक है, ब बकरी वाला आता है इसमें, ब। और फिर आ गया आपका भ, और फिर आएगा आपका म। अब आपको ये ध्वनियाँ भी पता होना चाहिए कि ध्वनियाँ कौन सी है। ये है आपकी कंठ्य ध्वनियाँ, ठीक है, ये कंठ्य ध्वनियाँ। ये है आपकी तालव्य ध्वनियाँ, ठीक है, ये कंठ्य तालव्य। ये है आपकी मूर्धन्य। ये है आपकी कौन सी, दंत्य। और ये है आपकी लास्ट वाली ओष्ठ्य, ठीक है। तो इन से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाता है। बाकी और भी है वो नेक्स्ट वीडियो में अब दो बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे हम। फिलहाल आपको इतने की सारणी जो वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ध वर्ण, तो ध वर्ण का आपका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान वर्ग कौन सा है, त वर्ग है। त वर्ग जो वो इसका वर्ग में एक इसका वर्ग पूछा गया, तो वर्ग में उच्चारण स्थान पूछा जाए इसका, तो ये उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य, ठीक है। उच्चारण स्थान पूछा जाए इसका तो दंत्य। तो ये पूरी सारणी जो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अभी कंठ्य में और आते हैं, तालव्य में और भी आते हैं, मूर्धन्य में भी आते हैं, दंत्य में भी आते हैं, ओष्ठ्य में भी आते हैं। वो आगे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी उसमें आपको आगे भी क्लियर कर देंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके कंठ्य में, जैसे आपका कौन कौन से आते हैं, तालव्य में कौन से आते हैं, मूर्धन्य में कौन से आते हैं, ये सारे आगे नेक्स्ट वीडियो में आप जो आगे आगे हिंदी के मॉक टेस्ट अपलोड होंगे। साथ में आपके अब कंटिन्यू मॉक टेस्ट आपके कंटिन्यू 20 क्वेश्चन रहा करेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब डेली आपके लिए जो इसका जो वो जो क्वेश्चनों की संख्या वो बढ़ा दी जाएगी आज से। और जैसे आपको पता है कि 20 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपके 20 से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा मैं। तो इसमें जो आपको फर्स्ट इसका जो आंसर आपका कि ध वर्ण का कौन से वर्ग में आता है, ये त वर्ग में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्ष व्यंजन, क्ष कौन सा व्यंजन है, अंतस्था व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि क्ष जो आपका ये कौन सा व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अंतस्था व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए, इनमें से कौन कौन से आते हैं, य, र, ल, व, ये अंतस्था व्यंजन में आते हैं। ऊष्म व्यंजन में शलगम वाला, ठीक है, फिर आपका षटकोण वाला, फिर सलेट वाला, और फिर आपका क्या आएगा, क्या बोलते हैं इसको, ह, ठीक है, ह आएगा आपका। इसके बाद इसमें ऊष्म व्यंजन में ह आ जाएगा। ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए, स ह, य, र, ल, व आपके अंतस्था व्यंजन हो गए। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आपका क्ष आ जाएगा,
ठीक है, त्रेय आ जाएगा, ज्ञ आ जाएगा। ठीक है, क्ष कैसे बनता है, ये बनता है क हलंत जमा श, और श कौन सा, षटकोण वाला। तो क हलंत जमा श, ये आपका क्ष बन जाएगा। त्रय कैसे बनता है आपका, त्रय बनता है आपका त हलंत जमा र। ठीक है, अब ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है आपका, ज्ञ बनता है आपका ज हलंत जमा अण्य। ठीक है, तो एक और आपका संयुक्त व्यंजन जिसको आप मिश्र वर्ण भी बोलते हैं, ये श्र, और ये कैसे बनता है, ये बनता है आपका शलगम वाला श हलंत जमा र। तो इन सब का जो आपको पता होना चाहिए। तो क्ष कौन सा व्यंजन है आपका, क्ष जो वो आपका कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। अब ऐसा पूछ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में क्ष का क्रम जो वो किस वर्ण के बाद आता है, तो क्ष का क्रम जो वो क वर्ण के बाद आता है। ठीक है, क वर्ण के बाद आपको पूछ जाता है क्वेश्चन की हिंदी वर्णमाला में क्ष वर्ण का जो मतलब क्रम है वो किसके बाद आता है, वो किसके बाद आता है, तो वो क के बाद आता है। ये थोड़ा सा अपना ध्यान रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी, पांच वटों का समूह, और जो संख्यावाचक का है पहला जो आपका पद है वो संख्यावाचक आ जाए तो वो आपका द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, द्विगु समास, जिसमें पहला पद जो आपका संख्यावाचक आ जाए, पंचवटों का समूह पंचवटी, तो वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य, पाप, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, इसमें क्या है, पाप पुण्य में, पाप और पुण्य, इसमें क्या है, एक तो और से सेंस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, और साथ में आपका योजक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। आप इसको बोल सकते हैं पाप और पुण्य। तो जहाँ पे आपका योजक चिन्ह आ जाए, एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, तो वहाँ पे जो आपका समास हो जाता है वो हो जाता है द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो पाप पुण्य में जो समास है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा शब्द कौन सा है, घोड़ा कौन सा शब्द है। घोड़ा जो वो रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिनका कोई भी खंड या भाग, खंड या भाग सार्थक ना हो। रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड या भाग सार्थक ना हो, वह रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द वह होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हो, दो शब्दों से मिलकर बने हो, वो आपका यौगिक शब्द होता है। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर तो बने हो, लेकिन लेकिन तीसरे की तरफ इशारा करते हो। ठीक है, लेकिन तीसरे की तरफ इशारा करते हो, वो होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। तो घोड़ा, अब घोड़े को आप तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। तो घोड़े को तोड़ के कोई अलग आपका प्रॉपर शब्द बनेगा नहीं। जैसे घो हो गया आपका और ये ड़ा हो गया, कोई शब्द बने नहीं बने। तो जहाँ पे दो प्रॉपर शब्द ना बन सके वो आपका रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, तो घोड़े में शब्द कौन सा हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक में कौन सा शब्द है। तो अब सामाजिक में कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक में तो क्या बन जाएगा, समाज जमा एक, तो दो शब्द बन गए आपके। तो ये कौन सा, यौगिक शब्द है। ठीक है, समाज जमा एक, तो ये कौन सा शब्द बन गया आपका, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द ये बन गया। ठीक है, क्योंकि दो शब्द इसके प्रॉपर शब्द बन गए तो ये आपका यौगिक शब्द बन गया। और योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है, योग रूढ़ शब्द होता है जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ ये यौगिक तो है, नीलकंठ जो आपका ये यौगिक तो है, लेकिन किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, किसकी तरफ, भगवान शिव जी की तरफ जो ये इशारा कर रहे हैं आपका जो ये यौगिक शब्द। ठीक है, सॉरी योग रूढ़ शब्द, जो योग रूढ़ शब्द है ये तो किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। यानी कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो शब्द आपके कौन से होंगे, योग रूढ़ शब्द भी होंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि सामाजिक शब्द कौन सा है। तो सामाजिक शब्द जो आपका यौगिक शब्द है। नीलकंठ कौन सा है, नीलकंठ आपका योग रूढ़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे कितने प्रकार के होते हैं।
तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तो जो वाच्य है, वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक होता है आपका कृतवाच्य, ठीक है, एक होता है आपका कर्मवाच्य, और थर्ड होगा आपका भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। एक होगा आपका कृतवाच्य, दूसरा होगा कर्मवाच्य, और थर्ड होगा आपका भाववाच्य। कृतवाच्य, कृतवाच्य वह वाच्य होते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्मवाच्य वह वाच्य होता है जिसमें आपके कर्म की प्रधानता रहेगी। और भाववाच्य, भाववाच्य वह होते हैं जैसे रोहन से चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, नेहा से उठा नहीं जाता। जहाँ पे नेगेटिविटी का भाव हो, नेगेटिविटी मतलब ऐसा नहीं होना कि नेहा जो वो चलती नहीं है, नेहा से चला नहीं जाता। अब ऐसा लिखा हो कि नेहा घर नहीं जाती है, तो वो निषेध वाचक हो जाएगा। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि नेहा घर नहीं जाती है, जिसमें मनाही हो, ठीक है, तो वो निषेध वाचक होते हैं। लेकिन भाववाच्य है कि नेहा से चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, रोहन से सोया नहीं जाता। इस प्रकार के जो वाच्य होते हैं वो आपके भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन थे। तो 20 में से आउट ऑफ आपके कितने जो है करेक्ट हुए हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। आपके एटलीस्ट कम से कम जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फ्रेशर है, जो तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके लिए तो कम से कम 10 स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट। बाकियों के लिए जो कंटिन्यू वीडियो वॉच आउट करते हैं उनके लिए 15 से आप जो उनके ठीक होने चाहिए। तो ये था आपका आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।